आपकी इस प्रेस वार्ता में हम आपके साथ जैसा कि लिखा गया है, जो राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, हम सब मिलकर जिन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया है, उनकी मैं आपसे परिचय करा दूँ। श्री महेश मानव जी ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले 40 साल से सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने यही बात कही, जैसे आप जानते हो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के होती है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ही उनको 39 पार्टियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है। उसके सामने कांग्रेस ने 27-28 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा करते हैं, अलग अलग वर्गों में कार्यरत हैं, क्यों ना उन सबको भी, उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन जो दिल से, मन से, तन मन धन से लगे हुए थे, उन सबको मिलाया और ऐसा हमारे पास रिस्पॉन्स आया। हमारे साथ सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं प्रीतम कुमार जी, के बाद बलिराजा पार्टी है महाराष्ट्र से, उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं प्रवीण कुमार जी। और आज हमने दिल्ली के कुछ प्रत्याशी जो मैदान में हैं उनको भी आमंत्रित किया था। तो हमारे साथ मंजू शर्मा भी बैठी हैं, ये दिल्ली से भारतीय जवान किसान पार्टी से लड़ रहे हैं। सुरेंद्र पहलवान जी, मैं कहा आप सब जानते होंगे इनको, ये भी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज का हमारा प्रेस वार्ता में उसमें हम अलग अलग पार्टियाँ कितने प्रत्याशी खड़े कर रही हैं, उनके बारे में अपनी घोषणा करेंगे। अलग अलग सबके चुनाव मैनिफेस्टो होते हैं, उन सबको हमने मिलाकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मेरी अपेक्षा है भारतीय जवान किसान पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार जी अपनी बात रखेंगे। अपनी पार्टी के इनका क्या, कितने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, उतार रहे हैं, अब तक कितने लोग मैदान में हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, और आज जो ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय जवान किसान पार्टी के नेतृत्व में और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कई सारे आए हुए हैं, सबको स्टेज पर बैठे जितने भी हमारे गणमान्य पुरुष एवं महिलाएं हैं और इस हॉल में जितने हैं बैठे हुए, आप लोगों का सबका स्वागत। और पूरे देश को मैं अपने तरफ से ये अपील कर रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि सरहद से संसद तक का सफर करने का फैसला भारतीय जवान किसान पार्टी ने क्यों किया। इस देश की सुरक्षा के लिए तैनात वो जांबाज सिपाही जिन्होंने इस देश की आन शान के लिए, तिरंगे की शान के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर के कार्य किए, उन लोगों को क्यों जरूरत पड़ी इस देश में सरहद से संसद का सफर तय करने का। और ये जवान कौन होते हैं? ये मजदूर और किसान के ही बेटे होते हैं। किसी भी बड़े उद्योगपति, किसी भी बड़े नेता या किसी भी बड़े कैडर के लोग सेना में भर्ती नहीं होते। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि देश का जो संवैधानिक ढांचा है और देश जिस तरह से अभी चल रहा है, वो हमें, हमारे जवानों को, हमारे किसानों को वो ढांचा पसंद नहीं आ रहा है। हर समय देखते हैं कभी किसान जो है रोड पर हड़ताल कर रहे हैं, कभी जवान जो है सड़कों पर हड़ताल किए जा रहे हैं, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। ये कैसा देश बनता जा रहा है। हम लोगों ने भी कई मूवमेंट चलाए, सरकार के कई सारे मंत्रियों से मुलाकात की। जिस प्रतिनिधि का मुलाकात केंद्रीय रक्षा मंत्री से हुआ है, उस प्रतिनिधि दल में मैं भी था, आज से कुछ साल पहले की बात है। और उन्हें हमने अपनी जरूरतें, अपनी मांगे बताई थी। उन्होंने बोला बहुत अच्छी मांगे हैं आपकी, OROP की मांगे हैं, आपके जो ये अग्निवीर योजना है, ये योजना जो है इस देश को कमजोर करने की कोशिश की गई है। अग्निवीर योजना लाकर के सेना को या देश को मजबूत नहीं किया जा रहा है।
मैंने बहुत सारे सैनिकों का इंटरव्यू भी लिया इस संदर्भ में, जिन्होंने 15, 20, 25, 30 साल इस देश को सेवा दिए हैं। तो इस तरह के फिर किसानों का मामला आया, एमएसपी का मामला। एमएसपी दे देने से सरकार का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। इतने सारे उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, उसको सरकार कर रही है, मैनेज कर रही है। लेकिन किसान जिसकी रोटी से पूरा देश चल रहा है, मानवता चल रही है, उसको जो है इज्जत नहीं मिल रहा है, उसको मुआवजा जो होना चाहिए, जो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उनके फसलों की जो कीमतें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। नौकरियों की अगर बात करें, युवा नौकरियों के लिए परेशान है। आज बेरोजगारी इस समय देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, बढ़ चुका है। इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी थी नहीं। सरकारी नौकरियों का खत्म करना, महिलाओं को सही सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। मणिपुर का केस आप सबके सामने मालूम है, उस पर सरकार ने चुप्पी साधे रखा है, और वो भी किसी सैनिक की पत्नी थी जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुष्कर्म हुआ है। इन सारे मुद्दे को देखते हुए सैनिकों ने, जिन्होंने मिसाइलें चलाई हैं, तोप चलाए हैं, हवाई जहाज, लड़ाकू विमान उड़ाए हैं, क्यों यह रास्ता अपनाया? एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान लेकर के सरहद से संसद का सफर तय करने का भारतीय जवान किसान ने यह फैसला लिया कि इस देश के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं पूरे देश को मालूम है। देश के हर वर्ग से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारी संख्या में किसान हैं, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी आबादी 60% से ज्यादा आबादी किसानों की है। उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और आज इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में जैसा कि पूरे देश में ये लहर है कि भाई सबको मिल करके इस देश को सुधारना पड़ेगा, इस देश को सही दिशा, सही दशा पर लाना पड़ेगा। तो इसके तहत भारतीय जवान किसान पार्टी ने पहला लिस्ट जो हमारा रिलीज हुआ था, उसमें हमने 125 कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे पूरे देश के अलग अलग राज्यों से। और आज दूसरा लिस्ट भी हम जारी कर रहे हैं, जिसमें 48 कैंडिडेट्स लोकसभा से और 2 राज्यों में जो विधानसभा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, वहां से हमने 13 विधानसभा के कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस तरह से अभी हमारे डिक्लेयर सांसद कैंडिडेट की संख्या 173 हो चुकी है, और विधानसभा में अभी 13 कैंडिडेट जो हमारा फाइनल हुआ है। इस तरह से बाकी और जो पार्टियां हैं इस देश के को आगे बढ़ाने के लिए, जो पार्टियां दिन रात कार्य कर रही है, उन सब के साथ हम लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके साथ जहां जहां समझौते की बात आ रही है, वो भी हम लोग करते जा रहे हैं। हमारे गिरधारी लाल जी इनके संयोजक हैं, उनसे और चर्चाएं हो रही है हमारी, और सभी पार्टियों से हो रही है। जहां पर जो जो मजबूत कैंडिडेट है, उन सबको हम लोग भी साथ देंगे, और हम सब मिलकर के एक नए भारत का, एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसकी इस समय पूरे देश को जरूरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है। महेश मालवीय के बारे में मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का काम करते हैं, बैंक में जॉब करते थे, नौकरी छोड़कर पिछले 40 साल से उस काम में लगे हुए हैं। सभी हमारे मीडिया कर्मी साथियों का और हाल में उपस्थित सच्चे समाज सेवी राष्ट्रभक्तों को सभी को हमारा हार्दिक नमस्कार। कि आपने माननीय मोदी जी को आज से 3 बजट पहले 3 बजट पेश हो चुके हैं 21-22 से, उसमें सजेशंस दिए थे, मेल भी किए, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेल किए, हमारे साथ भी काफ़ी चर्चा डिस्कशन हुआ। तो आपने वास्तव में, क्योंकि आप बजट एनालिस्ट हैं, बैंक में अधिकारी रहे हैं और इंटरनेशनल फील्ड में आप जानकारी रखते हैं, कनाडा में भी काफ़ी आपका रहना रहता ही है, व्यवहार रहता है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
काफ़ी जानकारियाँ हैं और आपको चिंता है राष्ट्र के बारे में कि राष्ट्र हमारा सशक्त हो, विकसित हो, खुशहाल हो। तो हमारी चर्चा हम भी स्टूडेंट लाइफ से सोशल वर्क कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो लोग हाईलाइट नहीं है देश में, बड़े पदों पर नहीं हैं, और बड़े पदों पर कैसे पहुंचते हैं ये सभी लोग जानते हैं। अगर वास्तव में सच्चे समाज से भी हैं तो सभी जानते हैं बड़े पदों पर आजकल लोग कैसे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद राष्ट्र का कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं और समस्याएं क्यों प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये लंबी चर्चा हुई तो आपने हमको बताया बजट में जो भी हमारे यहाँ भी मैनिफेस्टो में आपके सामने रखा जाएगा। जैसे तो मैं ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और देश भर में हर स्टेट में लगभग सभी जिलों में गए, दिल्ली भर में लोग देश भर से आते हैं। कुछ हमारे साथी कई संगठन अलग स्टेट लेवल चला रहे हैं, तो वो भी सब मिला के यूनाइटेड फ्रंट हमारा है। तो उसमें हर स्टेट के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं। और वहाँ जो समस्याएं हैं, एक तो संविधान में जब कहा गया है कि तो 4 क्लास हैं, समाज को बांटा गया है, सब कोई रोक नहीं पाएगा। पूरा इतिहास बता रहा है कि ओबीसी, SC, ST और सामान्य क्लास। तो ये समाज में व्यवस्था भी है और समाज में व्यवस्था थी। संविधान में तो समानता है लेकिन समानता हो नहीं पा रही है। जो बहुत पीछे थे, बहुत पिछड़े थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया, अनटचेबिलिटी वगैरह सभी जानते हैं आप लोग। कुछ काम वाले लोग कहिए सीधी भाषा में, उनका काम था केवल सेवा करो, सब्जी पैदा करो, हल चलाओ, मिट्टी के बर्तन बनाओ, लकड़ी के सामान बनाओ, लोहे के औजार बनाओ, जो कुछ भी समझ लीजिए आप, और खेती कुछ अपना, ये काम वाले लोग सिद्ध किए गए थे इतिहास में और उनको वहीं तक रखा गया था कि आगे न बढ़े। ये कब की बात थी? आज़ादी से पहले की। तो आज़ादी मिलने के बाद संविधान बना, विश्व स्तर पर जो विकास हुआ, विकसित देशों का, उससे तुलना की गई कि हमारा देश कैसे विकसित होगा। तो उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आई कि जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको भी बराबर लाने के लिए उनको कुछ विशेष रूप से सुविधाएं दी जाएं, उनके लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाएं। तो उसमें जो रिजर्वेशन की स्थिति आई तो SC, ST को तो 1932 में पूना पैक्ट में पार्लियामेंट में, असेंबली में मिला और सर्विसेज में मिला, और देश का उससे भी एक संवैधानिक जो ढांचा है उसमें भी दिया था। अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो भी बहुत पीछे हैं, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पीछे हैं। तो उनके लिए भी संविधान में एक क्लॉज दिया 340 में, इनके लिए भी विशेष एक कमीशन बनाया जाए। तो उसके आधार पर कमीशन का लेवल बना, ये लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो रिलीक्ट बॉडी में गया। 53 में कमीशन हुआ 1953 में, और 55 में रिपोर्ट आई, 50 की टोटली चला गया नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में चला गया। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट, पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई जनता पार्टी 1977 में, उसमें मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रभावशाली नेता थे। उनसे कहा गया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इनको बराबर कैसे लाएंगे, क्योंकि जब तक सभी देश के लोग बराबर नहीं आएंगे तब तक विकसित हो ही नहीं सकता। और जो हम परमपिता की बात करते हैं, परमपिता के परम सभी पुत्र हैं, हम ईश्वर को, भगवान को मानने वाले लोग हैं, कहते हैं परमपिता है हमारा, सबका है। तो जब सबका परमपिता है तो सब भाई हैं, और सबके साथ में न्याय और सम्मान और अपनत्व और मित्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जो है इतिहास में नहीं किया गया, जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध काम किया गया। देववाणी संस्कृति का ये वेद उपनिषदों के खिलाफ भी काम किया गया। तो ये चीज़ फिर दोबारा स्थापित करने के लिए, ये समता मूलक समाज बनाने के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए उसी के तहत एक अन्य ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जो स्थिति थी उसमें मंडल कमीशन द्वारा बना, काका कालेकर ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है मोरारजी देसाई के पीरियड में, तो 79 में फिर बना दिया गया। उसके बाद 80 में रिपोर्ट आई लास्ट में, तब तक इंदिरा जी द्वारा आ गई, इंदिरा जी ने भी उसको लागू नहीं किया 84 तक। 84 के बाद हमारे राजीव गांधी जी, वो राजीव जी आए, उन्होंने भी लागू नहीं की 89 तक। उसके बाद जो समाज जागा था रिपोर्ट देख के कि इनके साथ अन्याय हुआ है, जो रिपोर्ट पेश की पढ़ी लोगों ने, पार्लियामेंट में रखी थी, तो एक देश में अभियान चला, उसमें VP सिंह जी आए उसी आंदोलन की वजह से, तो उन्होंने लागू किया। तो उसके बाद में वो 1% ही लागू हुआ कुल मिला के, जो 40 पॉइंट थे उसमें से केवल मुश्किल से 2% मंडल कमीशन लागू हुआ।
अभी जैसे बिहार में अभी जनगणना हुई जिसमें 63% ओबीसी की पॉपुलेशन है, तो 63% पॉपुलेशन में इंडिया में एवरेज माने तो लगभग वही होगी। तो जब देश की 63% पॉपुलेशन और SC/ST उसी में आता है लगभग, तो 85-90% के लगभग पॉपुलेशन होती है, तो जब उसकी दुर्दशा बनी रहेगी तो देश खुशहाल कहाँ से हो सकता है। तो भले हमारे देश में बड़े से बड़े अरबपति हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी 10वां नंबर हो जाए, 8वां हो जाए, 5वां हो जाए, दूसरा हो जाए, एक पहला हो जाए, लेकिन देश की तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। वही पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन के आंसर में 3 साल पहले जवाब दिया गया था कि दूषित पानी पीने से 17 करोड़ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और 19 करोड़ लोग महंगे इलाज के कारण गरीबी की रेखा में चले जाते हैं। तो हमारी एक देश की हमारे माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं आयुष्मान योजना 5 लाख तक की, तो वही मोटा मोटा उसमें बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे। बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर हम यही कह रहे हैं कि चलिए सबका बन रहा, पहले सबका बनता नहीं, जो 6 मेंबर होंगे उनका बनता, उससे कम कर लोगों का आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनता। अब 20,000 तक की मोटी मोटी आमदनी वाले का अगर 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है, तो जिसकी 25,000 रुपये महीना आमदनी है तो उसका तो कार्ड बनेगा नहीं, तो उसको तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, वो तो बेचारा मर ही जाएगा, 5 लाख भी मर जाएगा, 2 लाख में भी मर जाएगा। तो ये तो न्यायिक नहीं है। इसी तरह से अगर किसी के इलाज में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लग रहा है, तो सभी लोग देश के जानते हैं दिल्ली के इतने बड़े हॉस्पिटल में पर डे 1-1 लाख का बिल बनता है, 50 लाख करोड़ों तक खर्च हो जाते लोग, तो वो इलाज नहीं करा पाएगा। 5 लाख अगर गरीबी रेखा वाले का हो भी गया 5 लाख का, तो अगर 20 लाख लगने नहीं हो पाएगा। तो ये समाधान देश में विश्व स्तर पर जो अलग डेवलप कंट्री है वहाँ जो व्यवस्था है कि इलाज की वो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, किसी भी हमारे नागरिक को परेशानी न हो, उसको किसी प्रकार से इलाज के बिना गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाना पड़े और उसको मौत के गट में नहीं जाना पड़े। ये समस्या देश की सबके सामने है। कहने से अच्छी बातें कहने से कुछ नहीं होता, अच्छे भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला, और सबके सामने समस्या है। लगभग 99 नहीं 1000 में 999 परेशान है, 10-20 लाख रुपये लग जाए तो कितना इलाज करा सकते। इसी तरह आती है एजुकेशन की, कितना डिफरेंस हो जाता है, इसकी समाज शिक्षा होनी चाहिए। तो हमारे इसी तारतम्य में जो गिरधारी लाल जी से बात हुई तो इन्होंने सभी समाधान निकाले बजट के आधार पर। अब इस पर देखिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि 8 साल पहले राज्यसभा में माननीय जेठमलानी साहब जो राज्यसभा के मेंबर थे और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में रहे थे, ये सभी लोग जानते थे इसके, उन्होंने पार्लियामेंट में 8 साल पहले बहुत जबरदस्त स्थिति सामने रखी कि कांग्रेस शासन कर चुकी है तो ब्लैक मनी का कोई मतलब बाहर से आने का कोई प्रोग्राम नहीं बना, और शासन कर रही थी। 2 साल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी। दोनों जो हमारे बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए उन्होंने सबने अगर देखा होगा इसको वीडियो को रिकॉर्ड की प्रोसीडिंग में उनकी जो बात सुनी होगी पार्लियामेंट की कार्रवाई में, तो सभी को पता है कि कोई भी मेंबर किसी भी पार्टी का, कांग्रेस भाजपा, कोई ब्लैक मनी लाने के लिए बात नहीं की। हमारे बाबा रामदेव ने सुना होगा कि हम ब्लैक मनी इतना लाख करोड़ है तो क्यों नहीं आता है। तो ये कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, देश कितना गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। तो यही बातें सब ब्लैक मनी की हम लोग देश में कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ क्या रिकॉर्ड है, किस तरह का है, तमाम बुद्धिजीवियों से मिलके। तो जब तक देश में ब्लैक मनी नहीं आएगा बाहर से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो 10 साल में तो ब्लैक मनी कितना आया, मतलब मुश्किल से 5% भी नहीं आया, ये आंकड़े बताते हैं हमारे देश के। तो जब तक ब्लैक मनी वो बढ़ता हुआ जा रहा है, आना तो छोड़ दीजिए बढ़ रहा है। मुख्य समस्या देश की ये है, और सभी का विकास तभी हो पाएगा देश में जो देश में और बड़ी संख्या में ब्लैक मनी है और विदेशों में जो ब्लैक मनी है, जब तक ये जब्त नहीं होगी। जैसे आपको सबको जानकारी भी होगी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और प्रदेशों में जो का है, उत्तर प्रदेश में सीलिंग एक्ट लगा था जमीन पर, 12.5 एकड़ से अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता है। ये सीलिंग एक्ट में लोगों की जमीन गई थी और स्टेटों में अलग अलग सीमाएं हैं। तो जो घोटाले की अरबों खरबों की संपत्ति है उस पर सीलिंग क्यों नहीं बनी, उस पर लिमिट क्यों नहीं है। ये चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए और देश की खुशहाली तभी होगी। ये एक हमारे ईशोपनिषद का मंत्र है, मैंने संस्कृत से किया था, तो हमने उसमें पढ़ा को ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता मांगला कृष्ण। इसका सीधा अर्थ है इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का वास है, इसलिए प्रत्येक वस्तु में, इसलिए त्याग पूर्वक हर वस्तु का उपभोग करो। लालच में इकट्ठा करके दूसरे का हिस्सा मत रखो जिससे दूसरे को कष्ट हो।
तो ये कम्युनिस्ट तो 300 साल पहले 250 साल पहले आए, लेकिन ये तो वेद तो 1000 साल पुराने हैं। जब उसमें ये बात कही गई है तो इसको कोई नहीं मानता है, ईश्वरी वाणी को इसको कोई स्वीकार नहीं करता, जब ईश्वरी कार्य के विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। हम सब लोगों को धर्म के मानने वाले, धर्म को भगवान को मानने वाले, धार्मिक कहे जाने वाले लोग के लिए ये हम लोग सर्वभवन्तु सुखना की बात करते हैं। तो हम तो सर्वभवन्तु सुखना किस तरह होंगे, किस तरह खुशहाल होंगे, किस तरह जो उनका नरक भरा जीवन है उससे छुटकारा मिलेगा, इसी कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों से देश भर के चिंतन मंथन करता रहता हूँ, सबकी राय लेता रहता हूँ। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब देशवासी हैं। और वसुधैव कुटुम्बकम जब कहते हैं हम लोग, हमारी संस्कृति कहती है अयम मेरा प्रवृत्ति घटना लक्ष्यम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। बलिराजा पार्टी से 70 प्रत्याशी हैं। प्रवीण कुमार जी हमारे उसके दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी हम जैसे चर्चा किया था, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से अभी तक 70 कैंडिडेट उनके आ चुके हैं। हमारा आइडिया है अभी जैसे जैसे डाटा कंपाइल हो रहा है, हम पिछले 15 दिन से लगे इस काम में, और जब से सब लोगों से डेटा मांग रहे हैं, ऑलमोस्ट 450 कैंडिडेट्स हम उतारेंगे। तो अब कैंडिडेट को क्या करना है, उनका क्या लक्ष्य है, उसके बारे में सिर्फ 2-3 मिनट में अपना मैनिफेस्टो पढ़ दूंगा आपको। आर्थिक सामाजिक न्याय RASN मोर्चा का न्यूनतम सामान्य बिंदु घोषणा पत्र, बाद में आपको सबको कापी भी मिल जाएगी। पहला है महंगाई है, अतिरिक्त शुल्क वैट अप्रत्याशित का ईंधन कर अधिभार की समाप्ति कर। मैं इंग्लिश में पढ़ दूँ, अच्छा रहेगा? हिंदी में भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं है। तो और गैस की कीमतों में 40% और मुद्रास्फीति में 10 से 12% कमी करके सभी परिवारों को 2000 रुपये से लेके 8000 रुपये महीने की राहत दी जाएगी। इसके बारे में चर्चा कर दूंगा। गवर्नमेंट का GST का कलेक्शन आपको अगर पता होगा तो, क्योंकि मैं बजट के बारे में चर्चा करता हूँ, 1,10,000 करोड़ का टारगेट था पिछले साल 2022-23 का। सरकार को हम लोगों ने, आप लोगों ने 1,51,000 करोड़ का दिया है। और ये डीजल पेट्रोल सोई गया, जब मोदी ने चार्ज लिया था पहले ने बोला था मेरा नसीब अच्छा है, लेकिन डीजल पेट्रोल सोई गैस की कीमतें तब से 40% से 60% भी गई, 110 तक भी गई। हमारा एक ही लक्ष्य है, केवल जो GST हम देते हैं, सर GST सारे देते हैं, उसमें से कम 30,000 करोड़ रुपया अगर मोदी छोड़ देगा, हमें 41,000 करोड़ रुपया दिया है 12 महीने। उसके बाद इस वर्ष इसकी एवरेज 49,000 करोड़ है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो सरकार का लक्ष्य है। तो उसी से अगर 28-30,000 करोड़ रुपया छोड़ दोगे, आप सबका डीजल पेट्रोल सोई गैस का 40% खर्चा कम हो जाए, इन्फ्लेशन 10% डाउन हो जाए, आप अंदाजा लगाइए आपको कितना फायदा हो जाए। दूसरा है 12 लाख प्रति वर्ष की आयकर वालों का इनकम टैक्स खत्म किया जाएगा। मिडिल क्लास की अक्सर यही रहती कंप्लेंट में हमें कोई सरकार नहीं देती, जो भी आती है हम पे टैक्स लगाती है, उसके लिए हमारा मापदंड है। तीसरा है GST रैशनलाइज करनी पड़ेगी। GST देखो किसानों को सबसे बड़ा हाल हुआ है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पर 18% GST वहां से शुरू किया था। अब उसके इतना है, हमने कहा इसमें प्रपोजल जब 3 GST के स्लैब बना दो, 5, 8, 12%, सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से लेकर 16% कम हो जाएगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आपका कितना फायदा। हर वस्तु को अगर 3% से लेकर 10%, 12%, 18% कम हो जाए, आपको लाभ मिलेगा। ये है बेसिकली महंगाई कम करने का। मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, और ये स्वर्गीय सुषमा जी की वो पार्लियामेंट में एक स्पीच सुनने आ रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हुआ क्या? डीजल पेट्रोल सोई गैस भी बढ़ा दी, महंगाई भी बढ़ा दी, GST भी लगा दिया। उसके कारण सभी लोगों का आप दिल पे हाथ रख के बताइए, किसान की आमदनी बढ़ी 15% से लेकर 25% सभी लोग सफर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या है किसानों की। अभी महेश जी बात कर रहे थे किसानों के बारे में, आपके साथ एक शेयर करता हूँ डेटा। मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, भाजपा वाले मोदी और मोदी हिंदू के नाम से वोट लेते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। पर हम क्या कह रहे हैं, मोदी जी अगर आप हिंदू हो, किसान भी 95% हिंदू है, वे वो उसको क्यों प्रताड़ित करते हो? मोदी जी बोलते हैं मैं अति पिछड़ा हूँ। किसानों की जनसंख्या आप अंदाजा लगाइए, किसानों में 80% OBC हैं। अब वो उन लोगों की समस्या क्या है आप सब जानते हैं, दिल्ली वाले तो ज्यादा जानते हैं। मैं दिल्ली उस टाइम था, 1.5 साल यहीं पर था। उसमें क्या है, किसान को MSP नहीं मिलती, लेकिन वो पैसा जाता किसके पास है आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको
एक हिंट देता हूँ। किसान का 10 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ की फसलें एमएसपी से कम रेट पे मिलती है, जिसके कारण उसका 3 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ साल का नुकसान होता है। वो किसान फसल जलाता नहीं, नदी में बहाता नहीं, कोई ना कोई व्यापारी खरीदता है। देश के 40,000 व्यापारी वो 3 लाख करोड़ का फायदा ले रहे हैं जो किसान को मिलना चाहिए। वो व्यापारी कौन है? हर जिले में 2-2, 3-3 बड़े व्यापारी होते हैं जो गला व्यापारी हैं, दालों के व्यापारी हैं, तेलन के व्यापारी हैं। उसके कारण वो है कौन? मैं अच्छा नहीं लगता वो शब्द बोलना नहीं चाहता। बड़े व्यापारी कहाँ से? जब वो मारवाड़ी है, क्या गुजराती। 40,000 व्यापारी 4 लाख करोड़ किसानों का नुकसान करते। वो किसानों का नुकसान नहीं करते, उसके अलावा किसान के पास पैसा आएगा तो दुकानदार के पास जाएगा। ये तो जान सकते, गाँव में दुकानदार के पास किसान खर्च करेगा, वो 4 लाख करोड़ दुकानदारों के पास जाएगा। उनको 15% मुनाफा हो, उनका मार्जिन 15% भी हो, तो 4 लाख करोड़ पे कितना मतलब 60,000 करोड़ रुपया दुकानदारों का नुकसान कर रहा है। वो दुकानदार कौन है? छोटे दुकानदार हैं, 6 करोड़ संख्या उनकी। अब बताइए 40,000 बड़े व्यापारी जब मिल मालिक, दाल मिल वाले, चावल मिल वाले, आटा मिल वाले वही लेते हैं ना कम रेट पे। आपको तो आटा 35 रुपये मिलता है, आपको चावल भी 60 से शुरू होता है। लेकिन वो लोग 4 लाख करोड़ के जो व्यापारी के पास जाता है, जितने दुकानदार भाई मेरे आराम से सुन लें, ये हमने डेटा शेयर किया है, 12 करोड़ किसान परिवारों का और के साथ 6 करोड़ दुकानदारों का भी नुकसान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अब कहना ही चाहिए, बड़ा व्यापारी है, मिल मालिक है। तो उसका लिए हमने समाधान दिया है, 2 लाख करोड़ रुपये बजट में देंगे। किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी, व्यापार किया जाएगा। दुनिया में आजकल फूड शॉर्टेज चल रही है, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, मिल मालिकों को दिया जाएगा। उसके बाद जो सबसे नेक्स्ट है किसानों का, अभी मोदी जी श्री अन्न योजना की बात करते हैं। हमारे प्रपोजल दिया है कि बजट के माध्यम से 10 करोड़ एकड़ एक किसान को 5,000 रुपया दे दो उसको फसल बदली के लिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के लिए, तो 10 करोड़ एकड़ गेहूं और चावल से बाहर हो जाएगा। किसान घाटे वाली खेती से बंद हो जाएगा। अगर 5,000 रुपया उसको मिलेगा तो वो घाटे वाली खेती नहीं करेगा। तीसरा है दूध उत्पादन। आपको दूध कितने रेट में मिलता है शहर में जानते हैं, लेकिन गांव में जो दूध वाला किसान है या मजदूर आदमी जिसने गाय भैंस रखी है, उसको दूध का रेट पता कितना मिलता है? बहुत कम रेट मिलता है। हमने इसीलिए सजेशन दिया कि उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि सारे किसान और गांव में जो मजदूर परिवार हैं, जो दुधारू पशु रखते हैं, मिल्क एनिमल रखते हैं, उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद हमने ये एक उसमें आगे केंद्र सरकार के, देखो अब बड़ी समस्या क्या है, युवाओं की समस्या है बेरोजगारी की। मोदी जी ने वादा किया था, गारंटी दी थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उसके बदले में वो दावा क्या करते हैं, हम मनरेगा का लोन दे दिया। मनरेगा का लोन की एवरेज औसत 10,000 से शुरू होकर 50,000 तक है। आप बताइए 10,000 में कौन सा व्यापार होगा, कौन सा नया जो कारोबार शुरू किया जा सकता है। उसके बदले में हमने ये कहा है केंद्र सरकार के बजट में 30 बड़ी मिनिस्ट्री में हर साल 6 लाख करोड़ रुपए और प्रदेश सरकारों को आवंटन करके जितनी खाली नौकरी पड़ी है, 9 लाख की सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार के पास है, 23 लाख सरकारी नौकरियां प्रदेश सरकारों के पास है। 32 लाख सरकारी नौकरियों के लिए अनुदान दिया जाए, पैसे दिए जाएंगे ताकि वो नौकरियों की भर्ती भी करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो भी करें। उसके बाद आती है सबसे जो ऐसे चर्चा किया था अभी अग्निवीर योजना, उसके हमारी सुझाव है कि सरकार अड़ी हुई है, जिद पे है कि उनको अग्निवीर योजना लानी है। हमने उस योजना का एक अल्टरनेटिव दिया है कि उसको चलाने के लिए 35-40 हज़ार करोड़ रुपया साल का चाहिए। बजट में दे दो, 4 साल से बढ़ाकर उसको 21 साल कर दो। पहले भी तो जवान 21 साल के बाद उसको ऑप्शन है, आ सकता है वापस, ऐसे उसको ऑप्शन दे दो। आप अपना काम भी करो लेकिन उसको बेचारे को 4 साल बाद बेरोजगार न करो। अब इसके मैं एक एग्जांपल दूंगा। मोदी जी की उम्र है 73 साल, मेरे से 3 महीने बड़े हैं। वो तीसरी टर्म मांग रहे हैं, एक हो गई, 2 हो गई, 73 साल की उम्र में रोजगार देख रहे हैं। और जो 18 साल से 20 साल का लड़का अग्निवीर में जाएगा वो 22 साल और 24 साल में
बाहर आ जाएगा, उसको बोलते पेंशन ही देनी। खुद एक बार MP बन जाओ, MLA बन जाओ, पेंशन मिलती है, छोड़ते नहीं। मुझे याद है प्रकाश सिंह बादल के साथ 7 पेंशनें थी। वो 3 बार विधायक भी है, मेंबर पार्लियामेंट रहे, केंद्र में मंत्री भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे, 7 पेंशन ले रहे हैं। एक तरफ आप अग्निवीर के लिए ऐसा हमने कोई ऐसा कहा उसको एलोकेट कर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। मैं बता रहा हूं क्यों लागू करेंगे। आपको एक, जैसे अभी महेश जी ने चर्चा किया था, मैं 2 आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं। ये राज्यसभा की प्रोसीडिंग है काले धन के बारे में। चिदम्बरम जी का नाम भी है, जेटली जी का नाम भी है। साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन किए थे पार्लियामेंट में। पहला क्वेश्चन चिदम्बरम जी को किया था, भी आपने UN कन्वेंशन को एग्री क्यों नहीं किया? एग्री किया तो ब्लैक मनी जब्त होना चाहिए। इनका कहने का मतलब था देश गरीब इसलिए है क्योंकि देश के अंदर काला धन है, देश के बाहर काला धन है। तो मैंने उसका स्टडी किया। मैं बजट एनालिस्ट होने के नाते, बैंकर होने के नाते, उसमें उन्होंने चर्चा किया है। जो अरुण जेटली ने जवाब दिया था, मैं उसका जवाब दूं। उन्होंने बोला 15,000 करोड़ $, देश के अंदर विदेशों में काले धन की लिस्ट आई है। जर्मन सरकार ने वो लिस्ट ले ली। जब उस सरकार के पास राम जेठमलानी पहुंचे, सरकार ने कहा भी आपकी सरकार से हमें किसी ने नहीं पूछा, किसी ने हमारे से लिस्ट नहीं मंगवाई। तो उसने कहा कि अगर आपकी सरकार ये लिस्ट मंगवाए हम दे देंगे। उस सरकार के पास लिस्ट है। राम जेठमलानी पर्सनली जाके जर्मन चांसलर को मिलने के बाद कि आप मानते हैं कि आप ये लिस्ट दे दी, ले लो। जर्मन सरकार देने को तैयार है। भारत सरकार, जो मोदी जी कहते थे विदेशों से, स्वामी रामदेव जी कहते थे काला धन लाएंगे, बाकी मैं आगे नहीं कहूंगा, उसके बारे में एक चर्चा है। उनके पार्टी अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उसे इलेक्शन जुमला कहा था। इसके बारे में मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं जिसमें राज्यसभा की प्रोसीडिंग में लिखा है राम जेठमलानी जी ने आपके कहने पर, क्योंकि विदेशों से काला धन लाकर आप लोगों को दोगे, और बाबा रामदेव जी के कहने पर विदेशों से काले धन में लोग भ्रमित हो गए। मैं भी उसी में भ्रमित हो गया। राम जेठमलानी की वर्डिंग है, उसके कारण लोगों ने आपको वोट देकर सरकार बना दी। तो यू है, उसके बाद आपका पार्टी प्रेसिडेंट उसको इलेक्शन जुमला बोलता है। तो यू हैव प्लेड इंटरनेशनल फ्रॉड, मैं वर्ड यूज कर, मैं आई एम कोटिंग राज्यसभा प्रोसीडिंग। सो मैं उसी विषय पर आगे इसलिए कह रहा हूं, उसको मैं सारे समराइज करने के लिए 2 बातों की करूंगा। अगर देश के अंदर विदेशों में 90 लाख करोड़ रुपया अप्रैल 2015 में था, उसका 10 गुना देश के अंदर होता है। जहां से प्रॉपर्टी नहीं लेके जा सकते, बिल्डिंग नहीं लेके जा सकते, जहां से करेंसी नहीं आप विदेशी, यहाँ की देशी करेंसी तो जहां लॉकर में मिलती है, आप देखा 250-250 करोड़ 300 करोड़ लोगों को मिल रहा है, लोगों के घरों में मिल रहा है, MP के घरों में मिलते हैं। तो वो हमारा एक ही लक्ष्य है, ये हमारी सरकार बनेगी। UN कन्वेंशन है 2000 की, उसके मुताबिक हम विदेशों से भी ला सकते हैं, देश के अंदर काला धन जब्त करके गरीबी दूर कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर उसको कैलकुलेट करोगे, देश में तो एक ही डेटा जेन्युइन है, आइदर यू आर इनकम टैक्स पेयर और यू आर नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मेरा इनकम टैक्स ज्यादा पे करता हूँ या नहीं करता हूँ। 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। जो इनकम टैक्स पे नहीं करते परिवार, केजरीवाल जी 1200-1500 रुपए की फ्री भी दे के वोट ले रहे हैं,
मोदी जी 1500 से लेके 2200 रुपए, अच्छे 4 करोड़ परिवारों को जिनको मकान मिला उनको 2200 रुपए महीने का रिबेट दे। दूसरी तरफ जिनको सिर्फ फ्री राशन मिल रहा है या जिनको प्राइम पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है उनको दे रहे हैं। दूसरी तरफ 40% डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर आपसे कितना लूट रहे हैं? 2000 से लेकर 8000 तक महीना आपसे वैसे लूट रहे हैं। तो दे क्या रहे हैं? आपसे लूट रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमने ये निर्णय किया जो नॉन इनकम टैक्स पेयर फैमिलीज हैं उनके खाते में 5000 का महीना दिया जाएगा और 2500 रुपया उस महिला मुखिया को दिया जाएगा। जो फैमिली की महिला मुखिया 2500 उसके खाते में जाएगा, 2500। ऐसा करने से के लिए हमें अपनी सरकार बनानी होगी। हमें अपनी सरकार बनाने के लिए हम आपके 2 चीजें की अपेक्षा करते हैं। 80% ओबीसी, 90% हिंदू किसान, आदिवासी किसान जिसका झगड़ा है सीधा, मोदी जी ने एक चैलेंज दिया है, आपने सुना होगा। एमएसपी वो कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। दूसरी तरफ क्या है, किसान को 10% को एमएसपी मिलती है, 90% किसान को एमएसपी नहीं मिलती। और उसके ऊपर क्या हुआ, एमएसपी दी नहीं। अजय मिश्रा टैनी का नाम जानते हो आप, प्रेस वाले, उसको दोबारा नॉमिनेट कर दिया, लखीमपुर खीरी दोबारा नॉमिनेट कर दिया। ओपन चैलेंज दिया था किसानों को और जवानों को। मैं इसलिए हम जवान और किसान की बात करते हैं। उसने कहा मैं एमएसपी भी नहीं दूंगा, अजय मिश्रा टैनी को नॉमिनेट भी करूंगा, जो आपने करना कर लो। अब हमारे सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम सर झुका के हार मान लें, नहीं हाँ जी मोदी जी आप ठीक है जो कह सकते हैं, जहां हम उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। तो हमने राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा बनाकर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। 12 करोड़ किसान परिवारों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं भाई आपका मोदी जी 10,000 से लेके 50,000 रुपए साल का नुकसान कर रहे हैं एमएसपी ना देकर। 6 करोड़ दुकानदारों को समझा रहे हैं भाई आपका 60,000 करोड़ का गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी लूट के जा रहे हैं, जिसको सरकार का संरक्षण है, मोदी जी का संरक्षण है। तीसरी बात, ये जवान क्यों बैठे हैं, इसका मैं एक सेंटेंस में बात करूंगा। जवान फौज में जाने से पहले या मजदूर का बेटा है या किसान का बेटा है, ठीक है जी। जब फौज से वापस आता है फिर क्या होता है, या तो वो खेती करता है, किसान बन जाता है, या वो छोटा मोटा कारोबार कर लेता है, दुकानदार है। तो ये लोग कड़ी हैं, हम इनको क्यों महत्व देते हैं हम जानते हैं। सरहद से संसद की बात करते हैं, जेन्युइन है, किसानों का समस्या, इनसे बढ़िया कौन जोड़ सकता है। जवान भी इनके हैं, किसान भी इनके हैं, दुकानदार भी इनके हैं, व्यवसायी भी इनके हैं, जिन सब का 4 लाख करोड़ का नुकसान कर रहे हैं, सरकार कर रही है एमएसपी ना देने से। दूसरा, आप सभी लोग इस बात से सहमत है डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने से आपसे 2000 का 8000 का नुकसान हो रहा है महीने का। कितने लोगों के पास स्कूटर मोटरसाइकिल आप बताइए, महीने का कितना है, रसोई गैस का कितना जा रहा है आपसे। अगर डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उससे 10-12% बढ़ती है। तो आपका भी 2000 से लेकर 8000 का हम फायदा कराएंगे। और 6 करोड़ दुकानदारों को भी 4 लाख करोड़ का 15% लाभ दिलाएंगे। और उसके बाद 12 करोड़ किसानों को एमएसपी मिलेगी। इसी 2-3 मुद्दों से कुछ और करने की जरूरत है, तो सिंपल वे में हो सकता है सब कुछ। जीएसटी का कलेक्शन हम दे रहे हैं, 90-100% दे रहे हो। अगर आप डीजल के महंगाई का पैसा दे रहे हो तो आप जीएसटी भी दे रहे हो, वो काटी जा सकती, घटाई जा सकती, उसमें से आपका रसोई गैस सस्ता किया जा सकता है। ये हमारी प्रपोजल है। दूसरा है किसान को एमएसपी देना है, किसान के फसल खरीदी जाएगी, व्यापार किया जाएगा। व्यापार करने के लिए आप व्यापारी को किसी को पूछ लो, अगर उसको 10 लाख का सामान लेना है 1-1.5 लाख 2 लाख देगा अपने पास से, बाकी बैंक से लोन लेगा, उसकी टर्नओवर होती है। हम 12 लाख करोड़ की फसलें खरीद कर नदी में नहीं बहाने वाले, समुद्र में गिराने वाले नहीं, जलाने वाले नहीं, व्यापार करेंगे। व्यापार के बाद क्या होता है, साल के बाद साल कर लेंगे। हो सकता है 10-20 हजार करोड़ मुनाफा हो जाए, हो सकता है 10-20-50 हजार करोड़ का घाटा हो जाए। अब मोदी जी 9 करोड़ किसानों को क्या दे रहे हैं, 500 रुपए महीना, 6,000 रुपए साल का, टोटल 54,000 करोड़ से लेके 60,000 करोड़। अगर हम 12 लाख करोड़ की फसलें किसानों से खरीद कर 1 लाख करोड़ का भी घाटा हो जाए साल में, मान लीजिए, तो 60,000 करोड़ तो मोदी 500 दे रहे हैं, हम किसान को 10,000 से लेके साल का 50,000 देंगे। कौन सी बात बढ़िया रहेगी।
ये हमारी प्रपोजल है, जो सुझाव है, बजट का एनालिसिस है, और इसमें हमारे 2 ही लक्ष्य हैं। सोर्सेज 4 और भी हैं कि कैसे पैसा जनरेट किया जा सकता है। इस देश में 26 लाख करोड़ रुपया अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं। मैं बैंकर हूं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, नवरत्न कंपनियों के पास, अंबानी के पास, टाटा के पास, बिरला के पास लोगों ने शेयर ले रखे हैं। जो इनकी डेथ हो गई उनका क्लेम लेने नहीं आते। एलआईसी के पास पड़े हैं, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, बैंकों में पड़ा है, अनक्लेम डिपॉजिट है। जो आ नहीं रहा उसको देश भलाई में लाया जा सकता है। हर साल 10% लेना शुरू कर दो। उसके बाद 21 लाख करोड़ का सरकार ने रिकवरी करनी है। किसकी? इनकम टैक्स की, वैट की, जीएसटी की। सरकार ने करनी है, हमें नहीं करनी। सरकार रिकवरी कर सकती है, लोग लाइन में लगाना चाहिए, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद ऑप्शन 5 हमने दिए हैं। जैसे महेश जी ने कहा था, 10 ईमेल लिख चुका हूँ, 150 एमपी को लिख चुका हूँ। मोदी जी बोलते हैं हमारे अकल, उन्होंने घोषणा पत्र दिया ना भाजपा ने, 15 लाख लोगों ने के सुझाव आए, उसके बाद हमने ये घोषणा पत्र तैयार किया। भाई 10 ईमेल मेरी में, 10 ईमेल में एक तो पढ़ लेते। मैं तो कहता हूँ देश का एक ही समस्या का समाधान है, काला धन, काले धन की संपत्तियां जब्त कर दो। एक तहसील लेवल पर, तहसील तहसीलदार के लेवल पर सिर्फ 5 मेंबरी कमेटी बनानी पड़ती है। जस्ट 1 और 2% प्रॉपर्टीज है जिसको कन्फिस्केट करना, जिसको जब्त करना है। अगर देश का हर वोटर का, मैं आज अच्छा नहीं लगता, वो बहुत कहनी नहीं अच्छी लगती, हर देश के हर नागरिक का, बच्चे से लेके बूढ़े तक 5,000 रुपये महीना पर मंथ आपकी आमदन बढ़ सकती है अगर आप लोग हमारा साथ दें, जनता हमारा सरकार साथ दे। हम काला धन जब्त करेंगे, यूएन कन्वेंशन को लागू करेंगे, और अगर हमारी पूर्ण बहुमत की जैसे ही सरकार बनती है, फर्स्ट प्रेसिडेंट यही होगा। उसके बाद अब हमारी अप्रोच क्या है, हम आपके साथ वो भी बात शेयर कर देते हैं। हमारा एक ही इच्छा है, किसान को बात समझ है, सिर्फ दुकानदार को समझ आ जाए। हर गांव में दुकानदार भी है, किसान भी है, जवान भी है, हर गांव में है 10-12 परिवार, और उनको ये काम करना है। 20-25 दिन देखो, यूट्यूब देखते हैं, देखेंगे 2 घंटे 4 घंटे लगाएंगे, ये वीडियो आपके पास जाएगी, 20-25 मिनट की होगी, इसको आप सुनिए, 10-20 परिवारों को जाके बात करिए। बहुत आसान काम है। देश में 96 करोड़ वोटर हैं, 75 करोड़ स्मार्टफोन है। अब बताइए, 28 करोड़ परिवार हैं देश में, 75 करोड़ स्मार्टफोन है। एक परिवार में कितने फोन हैं? 2 से ज्यादा, लेस देन 3 पर फैमिली। तो क्या उसके पास ये वीडियो जा सकती है, ये शेयर की जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है? मेरा निवेदन है जवानों से, किसानों से, दुकानदारों से, आप इसको समझिए, घर घर जाइए। जो लोग 40% वोट देने नहीं आते, उनके 3 कारण हैं। वो कहते हैं मेरी वोट से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं वोट देने जाऊं, किसी को वोट दे दो, यहां तो ऐसे चलेगा, यही बातें करते हैं। तो हमारा उनसे सुझाव है जो वोट देने नहीं जाते, कुछ अन्ना जी की मूवमेंट से परेशान है, केजरीवाल जी के कारनामों से परेशान है, कुछ मोदी जी से परेशान है, कुछ राहुल गांधी और मोदी की दोस्ती से परेशान है। मैं बताऊंगा परेशान क्यों। आप बताइए, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर आए थे, यूपीए के 2G, 4G, 5G सबके बारे में दिल्ली तक भी गए थे। वे एक भी मुकदमा सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। एक भी मुकदमा मोदी जी ने आज तक, मेरा ओपन चैलेंज है, बीजेपी ने, मोदी ने, गांधी परिवार के अलावा चिदम्बरम के एक ही मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्योंकि ये राम जेठमलानी जी की वीडियो बताती है, चिदम्बरम जी जेटली जी दोस्त थे, उन्होंने मोदी और सोनिया जी का समझौता कराया। 10 साल में एक भी मुकदमा नहीं मिला इनको। जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मुकदमा किया है, उसका जज बदला जा रहा है। 8 साल से वो मुकदमा चल रहा है, जिसका 7 साल कम से कम सजा होगी। बेल पे हैं मोदी जी, उसका नाम तो लेते हैं, बेलगाड़ी पे चल रहे हैं, बेलगाड़ी बोलते हैं ना मोदी। और वो बेल किसके कारण कराई? सुब्रमण्यम स्वामी ने। वो मुकदमा 8 साल से लड़के रहा, खुद 10 साल में एक मुकदमा नहीं किया। तो उनका, इसीलिए हमने ये तीसरा मोर्चा बनाया है, वो मोदी सोनिया समझौता है। 2019 में वोट कटुआ 235 लोग खड़े थे, जिसके कारण एनडीए को 69 सीट्स मिली थी और बीजेपी को 49 वोट सीट्स मिली थी। आप कैलकुलेट कर लो पिछले साल, ठीक है।
इनके कारण ही मोदी जी सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। राहुल गांधी का एक कोटेशन कोट करके बात अपनी खत्म करूंगा, अब आपके प्रश्न आएंगे। उन्होंने कहा था, एक मैं सुन रहा था वीडियो, कहता जो जेब कतरे आते हैं आपका ध्यान भटकाते हैं, 3 आएंगे 2 आएंगे, एक आदमी आपका ध्यान भटकाएगा, दूसरा पॉकेट मारेगा, तीसरा उसको पकड़ा देगा। राहुल जी आप भी तो हमारा ध्यान भटका रहे हो, खुद समझौता करके बैठे हो, हमें तो भ्रमित करते हो। हमारा ओपन चैलेंज है, बता दीजिए। गांधी परिवार बताए, उसके अगेंस्ट एक भी मुकदमा मोदी ने दर्ज किया है, भाजपा वाले बता दें। इनका भ्रष्टाचारी था ना। अब जिसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, एक ही काम है, जो अशोक चौहान करगिल के शहीदों के लिए फ्लैट बन रहे हैं आदर्श घोटाला में, जिसका 2 दिन पहले नाम आता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल होता है, तीसरे दिन राज्यसभा में पहुंच जाता है। 70,000 करोड़ का एलिगेशन लगता है अजीत पवार के ऊपर, वह सच्चाई को डाला है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ किसी और ने नहीं एफिडेविट दिए, किसी और ने कंप्लेंट नहीं की, भाजपा के लोगों ने किए। अब ये भाजपा के नेता है। नारायण राणे की बात करेंगे, शगर भोजपुरी की बात है, किसकी करें? हम फिर भी इसलिए आप सबको आगाह करने आए हैं। हमारी अपील है, जो लोग भी हमारी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो आगे जाकर सुनेंगे, उनसे एक ही निवेदन है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रभक्त लोग हैं बैठे, जवान बैठे हैं, किसान बैठे हैं, हम सब मिलकर 60 करोड़ लोगों का अप्रोच कर रहे हैं। 35 करोड़ वोट लेकर हम आपकी सरकार बनाएंगे। इसलिए कोई भी कहीं से भी सच्चा समाज सेवी लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ हैं। हमारा मैसेज सबके पास जा रहा है। ऑलरेडी मेयर जी ने इनका 450 जिलों में नेटवर्क लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपको जहाँ नहीं जानकारी होगी, 450 जिलों में नेटवर्क है, वो लोग अपना काम में लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अंजू शर्मा बात कर रही हूँ और भारतीय जवान किसान पार्टी की पश्चिमी दिल्ली की कैंडिडेट। परिवर्तन, विकास, मेन मुद्दे यही रहेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया गया है, इन शॉर्ट ही बात करूंगी मैं। मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी, महंगाई, पेंशन और महिलाओं के लिए, जो पुरुष हैं उनके लिए लघु उद्योग की हम लोग बात करेंगे। पश्चिमी दिल्ली से जो मैं अंजू शर्मा आ रही हूँ, प्रॉपरली 20-25 साल से मैं एक सामाजिक सेविका रही हूँ, समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। इन सभी मुद्दों से मैं वाकिफ हूँ। वहाँ की जनता बहुत प्यार करती है पश्चिमी जिले से। तो भारतीय जवान किसान पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप सभी को मालूम होगा कि लोकतांत्रिक देश में केवल और केवल एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। भारत खेती प्रधान देश भी है, तो यहाँ पर जय जवान जय किसान और सभी महिलाएं, सभी छात्र, सभी पुरुष, हम सभी मिलकर 2024 का ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस चुनाव में हम लोग परिवर्तन, विकास, सच्चाई, ईमानदारी और जो जनता टैक्स देती है उस टैक्स को सही पथ पर, सही राह पर विकास करना हमारी पूरी जिम्मेवारी है। हमारा ये संकल्प है, हमारा ये वचन है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र पहलवान, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। पिछले 6-7 साल से हम सामाजिक कार्यों में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी हमने 7 साल में अपने क्षेत्र में, जहां गरीब और बहुत ही गरीब तबका रहता है, जहां जिस गली में हम ना गए हो। चाहे वो कोरोना काल ले लो, कोरोना से बहुत डर लगता था। मैं कोरोना काल में दोनों उसमें अपने घर पर नहीं रुका। वन पेंशन का आंदोलन पिछले 1.5 साल से हम चला रहे हैं। हमारा शुरू किया हुआ है, शायद आप काफियों ने ये रिपोर्ट दे रहे हैं, मोदी जी हर स्टेज पे हमने OROP दे दिया। हम खुला चैलेंज करते हैं, आए हमारे सामने और बताए किसको दे दिया, कितना दे दिया, लेकिन कुछ नहीं है। मैं एक बार तो हम मौत की चौखट पर अपना फर्ज निभाते हैं और सैनिक इस देश को हिंदुस्तान बनाते हैं। सैनिक और किसान 2 कैटेगरी ऐसी है जिसमें संसद में जिसकी भागीदारी होनी चाहिए।
और लगभग दोनों ही बाहर है। जो संसद में किसान चले जाता है वो उनका अपना ही एक, मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहूंगा, उन्हीं का होकर रह जाता है। आज हम एक भी सांसद को ऐसा नहीं देख रहे जो जनता के लिए आवाज उठाता हो। वो सिर्फ एक काउंटिंग मेंबर है अपने बहुमत के लिए। आज संसद सिर्फ बहुमत के लिए है और प्रोटोकॉल का लुत्फ उठा रहा है, बाकी जनता की कोई सुध नहीं है। जब हमने ये भ्रष्टाचार और करप्शन से हम जूझते हुए समाज को देखा, हमने ये विचार किया क्यों ना सैनिक एक राजनीतिक पार्टी बना के और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, और ये उसी का एक नतीजा है। आज भारतीय जवान किसान पार्टी आपके बीच में है। बीजेपी के पास लगभग 45, 49, 50 संगठन पार्टियां हैं जिसके बल पे वो इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस के पास 27, 28 पार्टी है जिस पर वो चुनाव लड़ रही है। हम कहीं नहीं है, कहीं काउंटिंग ना हो, कोई परवाह नहीं है। हार से हमें डर नहीं लगता। वैसे भी हम स्पोर्ट्समैन हैं, इंडिया खेले हुए। ये जो हमारी पार्टी है, इकलौती पार्टी है जिसका दिल में यह है कि 543 सीटों पर सैनिकों को उतारे, क्योंकि सैनिक ही एक ऐसा इंसान है जो इस देश के निर्माण में 100% अपना योगदान दे सकता है। और किसान, सैनिक किसान के घर से निकला है, सबसे ज्यादा मजदूर के घर से निकला है। किसी नेता के बच्चे की गर्दन नहीं कटती है, एक सैनिक के जवान की गर्दन कटती है। जब यह समाज हमारा सुख चैन की नींद सोता है, हम अपनी गर्दन कटाते हैं तो नेता और समाज सुख चैन की नींद हम सुनाते हैं उसको। आज वही सैनिक सड़कों पर है, आज वही किसान सड़कों पर है अपना हक मांगने के लिए, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहती है। ऊपर से अग्निवीर लाके देश की कमर तोड़ी गई है। इस सुरक्षा के लिए, इस देश के लिए सबसे खतरनाक एक दिन साबित होगी। हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, ये हिंदुस्तान रहेगा। और ये याद करेंगे जो अग्निवीर है वो देश के लिए कितनी घातक सिद्ध होने वाली है। एक नाजिन सेना तैयार की जा रही है। नाजिन सेना के मामले में सभी आप रिपोर्टर सबको मालूम है। एक नाजिन सेना गुप्त रूप से तैयार की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये मेरा अनुरोध है, आप प्रेस है, बहुत ताकत है आपके कलम में, आपकी आवाज में, आवाज उठा दो। जय जवान जय किसान का, जो जय जवान जय किसान का नारा लगा के चला गया, उसने कहा था दो ही हिंदुस्तान में वो इज्जत है, जय जवान और जय किसान। वो तो चला गया, लेकिन आप आज उसकी आवाज उठा दोगे तो ये थर्ड फ्रंट मोर्चा बनकर तैयार हो जाएगा, जो 100% राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का काम करेगा। मैं सुरेंद्र पहलवान इस भारतीय जवान किसान पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष हूं और दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार हूं, और मैंने त्रिकोणीय मुकाबला तैयार कर दिया है। हम छोड़ने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। आज कामयाबी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। रास्ता हमारा कठिन है, संघर्ष कामयाब जरूर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आपने बहुत अच्छा बात की, हम सब आप लोग के से इम्प्रेस हुए। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि पार्टी चलाना और 576 या 575 लोगों को खड़ा करना, उसके लिए एडवर्टाइज करना, आपके पास फंड कितना है? ये जो आप कह रहे हैं, जैसे हमारे ये दो कैंडिडेट भी आपने बात की है, तो ये लोग कितने पैसे खर्च करेंगे और उसके लिए इनके पास वॉलंटियर आपके कितने हैं? ये सब बातें, चूंकि पार्टी आपकी रजिस्टर्ड होगी, जब आपने खड़े किए हैं, हम वहां नहीं जा रहे। आप अपना जो मैकेनिज्म है उस पर चर्चा थोड़ी सी कर दें ताकि हमें ये पता चल जाए
आपने कहा नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग और वॉलंटियर दोनों में फर्क है। तो वॉलंटियर होना, देखिए आरएसएस के पास 6 करोड़ बिना पैसे के वॉलंटियर हैं, इसलिए वो सारे देश पे राज कर रहे हैं। तो इस पे कुछ चर्चा करें। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया था, पैसा कहाँ से है। मैं एक आंकड़ा दिया अपने लोगों को, फिर बाद में चर्चा हुई। तो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है 2019 के चुनाव में 49,000 करोड़ का उनकी फिक्र सरकार भी खर्च करती है। वो जितने लोग हैं खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, इलेक्शन कमीशन जानता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जानता है, तो किसी और दूसरे की बात नहीं करने की जरूरत, सब जानते हैं। लेकिन वो सब कुछ हो रहा है, उसका पैसा कहीं से आया। अब आपने बात की तो मैं उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ भी जोड़ दूंगा। जब 12 करोड़ किसान परिवारों को ये पता चल गया है कि एमएसपी का 4 लाख करोड़ रुपए 40,000 गुजराती या मारवाड़ी व्यापारी लेके जा रहा है, 6 करोड़ दुकानदारों को पता चल गया कि उनका 60,000 करोड़ रुपए हर साल गुजराती व्यापारी लेके जा रहा है, इसका हमें इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर उसके साथ हमने लिंक किया है, किसान दिल्ली में आए थे, 12 महीने रहे, 13 महीने रहे, 16 महीने रहे, 10,000 किसने खर्च किया, किसने 50,000 खर्च किया। आप देखें ट्रैक्टर पे कितना घर डीजे लगा के आए। हमने उनको एक ही बात कही, 25 दिन चुनाव के होते हैं, तन मन से आप हमारे साथ हो। एक गांव में आपको पोलिंग बूथ चलाना है, ये फौजी बैठे हैं, हर गांव में 10 परिवार हैं इनके, और 2-4 किसान भी इनके साथ होंगे। अगर 12 परिवार सिर्फ 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करें, हमें नहीं पैसे चाहिए, समस्या उनकी है, समाधान हमारे पास है। लोग अपने आप निकले हुए हैं, आपको हम अंदाजा नहीं बता सकते जिसकी समस्या है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, भाई आपको 2,000 लूट लेंगे, फिर भी कहते हैं मोदी आएगा तो मोदी। फिर मोदी से पूछो, जिस घर में जाओगे 5 प्रश्न करते हैं आपको, तो आपका बहू, आपका बेटा, बेटी या बहू, जितनी उसकी योग्यता है, जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसको उस हिसाब से वेतन मिलता है? नौकरी नहीं मिलती, लोग सामने कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, आप वेतन की बात करते हैं। ये मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है। जिसके घर में एक मोटरसाइकिल स्कूटर है उसको पूछ लो। ये केजरीवाल का 300-400, हमने ये सारा कैलकुलेट किया है, हमारा टारगेट अमाउंट इको ही है। फिर दिल्ली के लोग ये बैठे, देखो इन्होंने अपने सर पे ले लिया दिल्ली वाले, हालांकि हमें लगता नहीं था, पर दिल्ली के लोगों ने भी अपने आप आगे आए, उन्होंने भी हिम्मत करी। ऐसे ही आपको मिलेंगे। हम तो एक छोटा सा टारगेट रखा है, 5 करोड़ किसान और दुकानदार परिवार सिर्फ 5-5 हजार का खर्च करें, हर गांव का पोलिंग बूथ खुद चलाएंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं, वो अपने आप खर्च कर रहे हैं, सब उनके साथ। अब मैं इसके एग्जांपल दूंगा। निर्मला सीतारमण जी की स्टेटमेंट सुन के हैरानी हुई। देश की वित्त मंत्री जो इलेक्टोरल बॉन्ड की इंचार्ज है, जो काले धन को वापस लाने की भी इंचार्ज है, जो देश के अंदर काला धन जब्त करने की भी जिम्मेदार है, वो कहती है मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने उनसे एक ही पूछा, इस चंदे में नड्डा साहब को बोलो भी आपको भी 90 लाख देने, आपकी लिमिट है 90 लाख। वो कैसे वित्त मंत्री जिसका पार्टी का अध्यक्ष उसको 90 लाख चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूं, इसका कारण पता क्या है? बहुत से अभी मैं बता रहा हूं, साथ में भेज तक देखना, 35-40 लोग बीजेपी के, अब तक 8 लोग जवाब दे चुके हैं। अगर मोदी है तो मुमकिन है 8 लोग जिनको टिकट मिले हैं, 4 गुजरात से, जो भाजपा के साथ के टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, देश की वित्त मंत्री तैयार नहीं, एस जयशंकर तैयार नहीं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं आएंगे पर पैसे नहीं है ना उनके पास। वो कह रहे हैं ना पैसे नहीं, पैसे क्यों नहीं? लोग नहीं है साथ, पैसे तो है। पैसे अगर बीजेपी के पास 20,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ उसके पास आया है, तो 11,000 करोड़ में 90 लाख तो कुछ भी नहीं होता। 543 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को 90 लाख चाहिए, इस पार्टी की तरफ से दे सकती पार्टी। तो लोग हमारे साथ हैं। दूसरा, एक ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको हैरानी होगी जब हमने ये 2 आंकड़े शेयर किए। भाई मोदी जी के 2 कारण हैं चुनाव जीतने के या दावा करने के। मोदी जी हिंदू हैं, ये बोलते हैं, तो भाई हिंदू के नाम से भाजपा आरएसएस के वर्कर भी काम करते हैं। मैं खुद आरएसएस का वर्कर रहा हूँ,
फिर बीजेपी में काम किया 35 साल। पर उसके बाद पता बात कहाँ आ रही है कि जो आप क्लेम करते हो क्या ग्राउंड पे वो है रिपोर्ट? ग्राउंड पे रिपोर्ट नहीं है। अगर किसान का नुकसान हो रहा है, नुकसान कर कौन रहा है? अगर किसान का नुकसान कर रहा है, हो रहा है तो कौन कर रहा है? ओबीसी मोदी कर रहे हैं, हिंदू मोदी कर रहे हैं। तो ये लोगों को बात समझ आ रही है। तो लोग हमारे साथ हैं, हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेना। हमने सबको बोल रखा भी अपने गांव का पोलिंग बूथ चलाओ, सिर्फ एक वॉलंटियर को हमारे को सिर्फ 20 घंटा एक घंटा लगाना है, अपनी बात रखनी है। ये वीडियो सबके पास जा रहा है। जो हमारे दिमाग में हमने चर्चा किया है, मुद्दे हैं। केजरीवाल जी किसानों की बात कब करते हैं? मोदी जी किसान की बात कब करते हैं? जिनको जरूरत है उनको बात समझ आ रही है। तीसरी बात जो मैंने पहले कहा था, 40% लोग 35% से लेके 55% हो। कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ वोट परसेंटेज 45 तक भी जाती है, कहाँ पड़ती है। कई ऐसे 70 भी है, 80 भी है। मतलब 35 से 50% लोग वोट देने नहीं जाते। हमारा उनसे सीधा सवाल है, भाई देखो अगर घर पे बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा, अन्ना जी को साथ दे लिया भाई। ऐसा है, मैं इसका एग्जाम्पल एक देता हूँ। मान लीजिए मैं मंदिर जाता हूँ, मैं 10 साल से अपने प्रभु से अपने इष्ट से मांगता हूँ, नहीं मिलता, 2 दिन नाराज हो जाता हूँ, फिर क्या होता है? फिर वही जाता हूँ। तो हम तो जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। जो जनता को, हाँ हमने एक बात किया जो आपने कहा, हमने जो केजरीवाल जी ने लोगों के लिए दिया, मैं आपको टोटल लगा देता हूँ। 300 रुपए का पानी आता होगा, 600 रुपए की बिजली आती होगी, घर में 2 महिला बस में सफर करती होगी, कोई जो उसका मोहल्ला क्लिनिक है उसी को 150-200 रुपए की दवाई मिलती होगी। यही है ना भाई, आपने यही दिए। चलो 35% लोगों को मिलती है, पर 65% लोग तो ऐसे हैं जो जिनको कुछ नहीं मिलता, वो हमारी बात सुन रहे हैं। जो 35% लोग वोट देने नहीं आते, हमारा काम। अब एक बात और भी है, क्या कांग्रेस को वोट देने वाले राहुल गांधी के सारे साथ हैं? क्या भाजपा मोदी को वोट देने वाले सारे भाजपा के साथ हैं? उनके अंदर भी तो है, उनके बच्चे बेरोजगार हैं। कोई आदमी रवनीत बिट्टू आया, मैं आपको एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। सिमरजीत बैंस आया था बीजेपी में अपना पार्टी मर्ज करके, उसको टिकट देनी थी। उसके एक दिन पहले रवनीत बिट्टू लुधियाना से आ गए, उसको टिकट मिल गई। अब भाजपा वाले नहीं जानते, भाजपा के कार्यकर्ता दरी बिछाने वाले लगे। कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा एक भी है। तो अगर उन पार्टियों ने काले धन की बात की हो, 20 लाख करोड़ की इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करेंगे, मैं फिर आऊंगा उसी जेब कतरे की बात। वो एक कांग्रेस वाले भाजपा को बोलेंगे, भाजपा वाले कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस वाले टीएमसी को बोलेंगे, टीएमसी वाला किसी का डीएमके का नाम लेगा, वो भी आपका ध्यान भटकाएंगे। वो 20,000 करोड़ की बात करते हैं, हम 900 लाख करोड़ की बात करते हैं देश के अंदर। मोदी जी ने लाल किला से कहा था 1,20,000 गुना यूपीए सरकार से हमने 20 गुना ज्यादा जब्ती करी है। कांग्रेस ने किया था यूपीए में 5,400 करोड़ जब्त किया है। मोदी जी ने 10 साल में किया 1,08,000 करोड़, 20 गुना हो गए। भरोसा जो एक शब्द है, ये भरोसा तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर। अगर ये देश चैन की नींद सोता है तो किसी न किसी के भरोसे पर ही सोता है। अगर ये जनता चावल और गेहूं खाती है तो उसमें जहर मिला है कि नहीं, वो भी किसी न किसी के भरोसे पर ही चल रहा है। तो ये जो भारतीय जवान किसान पार्टी है, जिसमें जवान भी है और किसान भी है, मजदूर भी है और सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मैं भी रिटायर्ड बैंकर हूँ और अभी आपने राघव चड्ढा के बारे में सुना है? कहाँ है भाई? प्रोफेशन क्या है भाई? प्रोफेशन क्या है? और केजरीवाल जी क्या है? IRS। अब समझे लिंक? ईडी ने एक कंप्लेंट की, कोर्ट में कहा कि हम एप्पल को अप्लाई करेंगे, इसमें एक पासवर्ड है, इसमें क्रिप्टो करेंसी जमा है। मेरे नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? उसका पासवर्ड होता है, वैलिड होता है। मैं बैंक में जानता हूँ, यहाँ नहीं है जहाँ मैं कभी कभी साल में 2-4 महीने कनाडा में रहता हूँ। वहाँ मशीनें लगी हुई हर दुकान पे, यहाँ शोरूम है, वहाँ $20 दो आपको तो मिलता है क्रिप्टो करेंसी। वहाँ लीगल है। जहाँ उनके पास पासवर्ड नहीं है वो देते नहीं। एप्पल वाले ने मना कर दिया, जब तक पासवर्ड नहीं होगा हम इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ये छात्र हैं, आप समझिए। ये छात्र के साथ मैं वो दूसरा शब्द नहीं यूज करना चाहता, ये डोंगी भी है। एक साइज कमीज बड़ी पहनता था,
जानबूझ का झल्ला बनता था, कौन नहीं जानता, ये पीआर था उनका। अन्ना जी क्या बोलते हैं उनके गिरफ्तारी के बाद, आप सुन लो। तो मेरा कहने का मतलब है, आप विश्वास देखो, आप उन्हीं ने खोया है, हमें उनके समर्थ की आके बोल रहे हैं भी आप अच्छा काम करें। हम तो उनके अन्ना जी के अनुयायियों को बोल रहे हैं भी आप ऐसा करो, आप हताश होके नाराज होके घर पे ना बैठो, आप आओ हमारा साथ दो।